सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और हम यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि उससे रिलेटेड दूसरा भी कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से उत्तर दे सकते हो। तो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज का हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सम्राट अशोक। अशोक के शासनकाल में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, की पॉइंट जान लेते हैं कि कलिंग युद्ध जो कि सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। सम्राट अशोक मौर्य काल के सबसे महान शासकों में से एक थे। सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे। अब यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ये भी याद में रख लेना है। अब जिसके बाद यानी कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने युद्ध की भयावहता को देखकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अहिंसा का मार्ग चुना था। याद में रख लेना है कि सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि इस लड़ाई में यानी इस युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। तो ये सभी पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। अब अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कितनी दूरी तय करके पूरी की थी। तो इसका सही जवाब है 240 मील। यहाँ 261 लेकिन 240 मील की दूरी तय करके गांधी जी ने दांडी यात्रा पूरी की थी। अब इसे की पॉइंट से याद में रख लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आता है तो आप आसानी से इसे हल कर सको। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 240 मील यानी लगभग 385 से 388 किलोमीटर दूरी तय करके पूरी की थी दांडी की यात्रा। अब यह जो यात्रा थी वो साबरमती आश्रम से शुरू होकर 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुई थी। याद रखना है, यह साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी दांडी यात्रा और ख़त्म हुई थी दांडी में। शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को और ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। तो ये डेट याद में रख लेना है। अब इस दौरान उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए 24 दिनों तक पैदल मार्च किया था। ये कुल 24 दिनों की यात्रा थी जिसमें उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। सो गाइस, ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित गुफाएं है। सो अब की पॉइंट पे याद रख लेते हैं कि अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी महाराज जिले में स्थित है। याद रखना है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के जिला जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज जिले में स्थित है। अब 1819 में ब्रिटिश सेना के अधिकारी जॉन स्मिथ द्वारा इसे फिर से खोजी गई थी। अब अजंता की गुफाएं जो है 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के स्थल में भी घोषित है। यूनेस्को द्वारा इसे घोषित किया गया है विश्व धरोहर के रूप में 1983 में। ये भी डेट याद में रख लेना, ईयर याद में रख लेना है कि कब इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो अब यह बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूनों में मिलते हैं। याद रखना है कि ये बुद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के नमूने यहाँ पर मिलते हैं। सो इससे अच्छी तरह से याद में रख लेना ये सभी पॉइंट को। अब अगला प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने। मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। सो अब की पॉइंट पे याद में रख लेते हैं कि दिल्ली का जो लाल किला है वो मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद में 1638 में इसका निर्माण शुरू करवाया था। याद रखना है, शाहजहां ने जब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित करने के बाद दिल्ली के लाल किले का निर्माण शुरू किया था।
अब है 1648 में यह बनकर तैयार हुआ, जो मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। 1648 में यह बनकर तैयार हुआ था लाल किला। तो ये सभी पॉइंट याद में रख ले। अब अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका सही जवाब है 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। सो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। कब आया? मार्च 1942 में, जिसका नेतृत्व सर चैम्फर्ड क्रिप्स ने किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश प्रयासों के लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश प्रयासों के लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। अब यह एक असफल मिशन साबित हुआ। और यह 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा और 11 अप्रैल 1942 तक भारत में रहा था। याद में रख लेना ये सभी पॉइंट। क्रिप्स मिशन जो है वो 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा और फिर 11 अप्रैल 1942 तक ये भारत में रहा और एक असफल मिशन रहा था ये क्रिप्स मिशन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल गजट। द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। सो अब की पॉइंट पे याद रखते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, जो कि जेम्स ऑगस्टसन हिक्की ने 1780 में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। सो बंगाल गजट जो था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था, जिसे जेम्स हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था। अब द बंगाल गजट, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था, बंगाल गजट को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था। अब यह एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार आने वाला समाचार पत्र था यह बंगाल गजट। ये सभी पॉइंट को याद में रख ले। नेक्स्ट, कालिदास मुख्य रूप से कालिदास किस शासक के दरबार में थे? तो वो थे विक्रमादित्य के दरबार में। कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो की पॉइंट को याद में रख लेते हैं कि कालिदास मुख्य रूप से गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन याद में ये रख लेना है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से, यानी उनको विक्रमादित्य की भी उपाधि उन्हें मिली थी। तो कालिदास उनके दरबारी कवि और नवरत्नों में से एक थे। कालिदास गुप्त काल, जो कि भारत का स्वर्ण काल भी उसे कहा जाता था, ये भी एक याद में रख लेना एडिशनल इन्फॉर्मेशन की गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता था। के दौरान कालिदास गुप्त काल के दौरान उज्जैन में रहते थे और अपनी महान संस्कृत रचनाओं जैसे अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत के लिए जाने जाते थे। ये दोनों याद में रख लेना है कि कालिदास की रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। अब कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये भी याद में रख लेना है पॉइंट कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट याद में रख ले। अब अगला पॉइंट है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो वो आया था 1928 में। भारत में साइमन कमीशन आया था 1928 में। सो की पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख ले। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जिसका गठन 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने और संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए किया गया था। साइमन कमीशन का जो गठन है, जो भारत आया था, उसका जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसकी समीक्षा और संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए वो किया गया था। इसके लिए इसमें यानी साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका देशव्यापी विरोध हुआ और साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ के नारे लगे थे। याद में रख लेना है, साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। अब इस विरोध के दौरान लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये याद में रख लेना है, ये सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे कहा था? तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद में रख ले
कि गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी के राजनीतिक विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके शुरुआती कदमों को गहराई से प्रभावित किया था। याद में रख लेना है, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों और स्वतंत्र संग्राम को शुरुआती दौर में वो अधिक प्रभावित किया था। तो यही कारण है कि महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में भी गोखले को अपना गुरु बताया था। ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1919 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था सन 1919 में। की पॉइंट याद रख लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था और उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। याद में रख लेना है, कभी काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया है कि जलियांवाला बाग जिस दिन घटित हुई उस दिन कौन सा त्यौहार था, तो उस दिन बैसाखी का त्यौहार था और घटना घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। अब रोलेक्ट एक्ट और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा थी। जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा हुए थे उसमें रोलेक्ट एक्ट और लेकिन इस पर ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर गोली चला दी थी। याद में रखना है, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का जलियांवाला बाग में। ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका था? यह नारा लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। की पॉइंट को याद में रख ले कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह नारा महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का था। उन्होंने अपने अखबारों केसरी और मराठा के जरिए लोगों को जागरूक भी किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कौन से 2 अखबार निकाले थे? केसरी और मराठा। ये दोनों याद में रख लेना है, केसरी और मराठा। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे आयोजनों से समाज को एकजुट भी किया। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे आयोजकों को करके समाज को एकजुट करने का भी उन्होंने काम किया था। ये तीनों पॉइंट को याद में रख ले। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? वो हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो हुआ था 1885 में। अब इसका की पॉइंट याद में रख लेते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टेरियन होम ने बॉम्बे में की थी। याद में रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 में एलन विक्टोरियन ह्यूम ने बॉम्बे में की थी, जो कि अभी मुंबई नाम से जाना जाता है। अब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक व्यापक आधार वाली राजनीतिक पार्टी है। अब गांधी ने 1915 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1923 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। तो याद में रखना है, 1915 को शामिल हुए थे और 1923 को उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। ये तीनों पॉइंट याद में रखना है। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। तो अब की पॉइंट को हम अच्छी तरह से याद में रख लेते हैं। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुई थी। याद में रखना है, गदर पार्टी की जो स्थापना है वो 1913 में हुई थी। अब इस पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम में स्थापित किया गया था। इस पार्टी का जो मुख्यालय है यानी गदर पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम में स्थापित किया गया था और संस्थापक जो थे वो थे लाला हरदयाल, जो कि प्रमुख नेता और विचारक थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भकना। ये इसके गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। संस्थापक दोनों थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, लेकिन अध्यक्ष बनाए गए थे सोहन सिंह भकना। अब गदर पार्टी को बनाने का उद्देश्य क्या था कि भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय प्रवासियों को एकजुट करना।
गदर पार्टी का उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो भारतीय प्रवासी भारतीय उन्हें एकजुट करना। तो ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लें। अब अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। सो अब की पॉइंट पे याद रखते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। कब की थी? 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना हुई थी और उसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब जिसने 1290 ई में गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। सो गुलाम वंश की हत्या करके उन्होंने गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित किया था और फिर दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश के पहले गुलाम वंश का वहाँ पर राज था दिल्ली सल्तनत पर, फिर गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आया। अब वह शांतिपूर्वक शासक थे। जलालुद्दीन जो थे वो शांतिपूर्ण शासन पसंद करते थे, इसलिए उन्हें क्लेमेंसी जलालुद्दीन भी कहा जाता था, यानी दयालु जलालुद्दीन भी कहा जाता था। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। सो अब की पॉइंट पर अच्छी तरह से बात कर लेते हैं कि अमीर खुसरो मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के लिए जाने जाते थे, जो उनके संरक्षण में उन्हें कई प्रसिद्ध रचनाएं भी की। अमीर खुसरो मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे और अलाउद्दीन के संरक्षण में उन्होंने कई रचनाएं की। उन्हें यानी अमीर खुसरो को भारत की आवाज़, तोताए हिंद और उर्दू साहित्य व कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। याद रखना है, उन्हें भारत की आवाज़, तोताए हिंद और उर्दू साहित्य और कव्वाली का पिता भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। याद रखना है, अमीर खुसरो जो थे वो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये तीनों पॉइंट याद में रखें। अब अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो 1674 में हुआ था, यानी 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। अब इसे की पॉइंट से याद में रख लेते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह के साथ में हुआ था। याद रखना है 6 जून 1674 को हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, को भी रायगढ़ किले में। अब राज्याभिषेक के बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली थी। जब उनका राज्याभिषेक हुआ उसके बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। अब उन्होंने यानी छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि हिंदवी स्वराज के नाम से जाना जाता है, मराठा साम्राज्य। ये सभी पॉइंट याद में रख लेना है। अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आता है या किसी भी तरह का प्रश्न अगर पूछा जाता है राज्याभिषेक से, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसका सही जवाब है हजरत मोहानी। हजरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। की पॉइंट से याद में रख लेते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू शायर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो उर्दू शायर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में दिया था। अब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद में यह नारा लगाया था, जिससे यह नारा जो है वो अमर हो गया था। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकते समय यह नारा दिया था, जिससे यह नारा जो है वो प्रसिद्ध हो गया था। अब इनकलाब जिंदाबाद का जो अर्थ है वो होता है क्रांति अमर रहे या क्रांति जिंदाबाद। क्रांति अमर रहे या क्रांति जिंदाबाद होता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा, यानी इसका अर्थ। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। भारत विभाजन जो है वो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था।
सो भारत का जो विभाजन है वो मुख्य रूप से माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने की थी, जिसे वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत किया था। अब इस योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, जिससे विभाजन की प्रक्रिया पूरी हुई थी। अब जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, जो कि रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, वो लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने तय किया था। याद में रख लेना है, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का जो निर्णय है, जो तय है, वो सर सिरिल रेडक्लिफ ने तय किया था। ये भी याद में रख लेना, इसलिए इसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर जो लाइन गिरती है उसको। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। सो अब की पॉइंट अच्छे से याद में रख लेते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 को की थी। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अब रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था कि अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को फैलाना और मानवता की सेवा करना। यह उद्देश्य था रामकृष्ण मिशन का। अब रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय वो बेरुल मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये याद में रख लेना है, रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था होम रूल आंदोलन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। होम रूल आंदोलन जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। सो गाइस की पॉइंट पे अब याद में रख लेते हैं कि होम रूल आंदोलन भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। जो होम रूल आंदोलन था वो बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट दोनों ने शुरू किया था। अगर ऑप्शन में एनी बेसेंट भी आता है तो राइट आंसर हो जाएगा। अब बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। याद में रख लेना है, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1928 में। सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। सो की पॉइंट देख लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई और 8 अगस्त 1928 को लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन में इसे स्वीकार किया गया था। अब यह रिपोर्ट जो था वो भारत के लिए एक नए संविधान का मसौदा प्रस्तुत करती थी। यह जो रिपोर्ट थी वो एक नए संविधान की मसौदा रिपोर्ट करती थी, जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसे डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिराज्य का दर्जा की मांग की गई थी। सो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता आईपीएस किसके शासनकाल में लागू की गई थी यानी लागू हुई थी? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मैकेले। लॉर्ड मैकेले के शासनकाल में भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी। सो की पॉइंट याद में रख लेना है। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है वो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकेले के नेतृत्व में तैयार की गई थी। इसे 1860 के अधिनियमित किया गया था। इसे
1860 में अधिनियमित किया गया था और यह ब्रिटिश शासक के दौरान 1 जनवरी 1862 को लागू की गई। आईपीसी आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है उसे 1 जनवरी 1862 को लागू की गई थी, याद में रख लेना है। अब इसका उद्देश्य यानी आईपीसी बनाने का एक उद्देश्य था कि एक समान और व्यवस्थित दंड प्रणाली स्थापित करना और और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, यानी एक समान और व्यवस्थित दंड प्रणाली सभी नागरिकों पर लागू हो, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो सभी को अच्छी तरह से याद में रख लेना है पॉइंट को। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो की पॉइंट याद रखना है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार भी कहा जाता है। और इस समिति का गठन संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यानी संविधान में जो मसौदा समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इस समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर एवं एन माधवन राव और टी.टी. कृष्णमचारी शामिल थे। तो टोटल 7 सदस्य शामिल थे इस मसौदा समिति में। सो ये सभी याद में रख लेना। और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब है 1526 में हुआ था। पानीपत का जो पहली लड़ाई है वो हुई थी 1526 में। सो की पॉइंट याद में रख लेते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। पानीपत का जो पहली लड़ाई है वो लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 को। अब यह जो लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। बाबर जो था वो काबुल के तैमूरी शासक था और इब्राहिम लोधी उस समय दिल्ली के सुल्तान थे। तो ये दोनों के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था यह लड़ाई। अब जिसमें बाबर की विजय हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। सो इसमें से अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मिल रहा है कि 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और वो बाबर ने किया था। बाबर ने किसे हराया था? तो वो इब्राहिम लोधी को हराया था। वहाँ से फिर लोधी वंश का अंत हो गया था और वहाँ से फिर मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी 1526 से, बाबर की विजय के बाद से। तो ये सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1556 में। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो हुआ था 1556 में। सो अब हम की पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेते हैं। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। याद रखना है 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। अब ये हुआ था मुगल सम्राट अकबर की सेना और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना के बीच में लड़ा गया था। अकबर की सेना और हेमू के बीच में लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये भी याद में रख लेना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो अब है कि अकबर की सेना की विजय हुई थी और यह भारत में मुगल सत्ता की वास्तविक बहाली का प्रतीक बना था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट सही है, सभी पॉइंट याद में रख लेना है कि द्वितीय पानीपत का जो युद्ध है वो अकबर की सेना और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1761 में, यानी 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। अब की पॉइंट पे हम बात करते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। 14 जनवरी 1761
में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अब यह युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली और अफगान, यानी अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान था और मराठों के बीच में हुआ था। मराठा का जो नेतृत्व है वो कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। सो अब्दाली विजय रहे थे और यह मराठों के लिए एक विनाशकारी साबित हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अब्दाली जीता था और यह मराठों के लिए काफ़ी नुकसानदेह और काफ़ी विनाशकारी साबित हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ये सभी पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। सो बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। अब यह जो लड़ाई थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी मेजर हेक्टर मुनरो एक साइड में थे और दूसरे साइड में थे भारतीय शासकों की संयुक्त सेना, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा उल दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये तीनों जो थे एक साइड में थे और ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड में थी। यानी ये दोनों साइडों के बीच में मुकाबला हुआ था बक्सर का युद्ध में। अब इस युद्ध का जो परिणाम हुआ उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, जिससे भारत में उनके प्रभुत्व और क्षेत्र विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो ये पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। सो की पॉइंट याद में रख लेना है कि प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। 1757 23 जून को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अब प्लासी के युद्ध में जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगी के बीच में हुआ था। यानी एक साइड थे ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे साइड थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और तथा उनके फ्रांसीसी सहयोगी के बीच में ये लड़ाई हुई थी। अब इसका जो निर्णय हुआ उसमें हुआ था कि अंग्रेजों की एक निर्णायक जीत हुई थी और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। प्लासी के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी तब भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। तो ये याद में रख लेना है। प्रश्न ये भी पूछा गया था कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कब पड़ी थी, यानी किसके बाद में पड़ी थी, किस युद्ध के बाद में? तो वो प्लासी के युद्ध के बाद में पड़ी थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो वो है 1923 में। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो 1923 में हुई थी। सो की पॉइंट को अच्छी तरह से हम याद में रख लेते हैं कि CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। कब किया? 1 जनवरी 1923 में। और कहाँ किया था? तो इन्होंने किया था इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद में रख लेना है। सो स्वराज पार्टी के चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। स्वराज पार्टी में चित्तरंजन दास जो थे वो अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। अब यह पार्टी असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद बनी थी और इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के विधायी निकायों में प्रवेश करके स्वशासन प्राप्त करना था। यह पार्टी जो थी वो असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद बनी थी और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था ब्रिटिश सरकार के विधायी निकायों में प्रवेश करके स्वशासन को प्राप्त करना था। तो ये सभी पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो वो थी चित्रलिपि। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रलिपि। सो की पॉइंट याद में रख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक कोई भी पढ़ नहीं सका है।
अब अभिलेखों की जो लंबाई थी वो थी बहुत छोटे थे, आमतौर पर 5 से 17 अक्षरों के थे, जिसमें पढ़ना मुश्किल था, याद में रख लेना है। अब यह दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, यह दाई से बाई ओर लिखे जाने वाली लिपि थी, और यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है। तो ये चारों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख ले, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को हुई थी महात्मा गांधी की हत्या। सो गाइज अब की पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं ताकि और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो महात्मा गांधी की जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अब महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली के बिरला हाउस में की थी। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली के बिरला हाउस में। महात्मा गांधी एक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तो गोडसे ने उन्हें 3 गोलियां मारी और गांधी जी का तुरंत निधन हो गया। उन्हें 3 गोलियां मारी गई जिसमें उनका निधन हो गया, नहीं तुरंत ही निधन हो गया महात्मा गांधी का। और उन्हीं के याद में, यानी उनकी इस पुण्यतिथि पर हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो याद में से रख लेना है पॉइंट्स को। नेक्स्ट है कि नारायण गुरु किस प्रांत के समाज सुधारक थे? तो वो थे केरल। नारायण गुरु केरल प्रांत के समाज सुधारक थे। सो की पॉइंट को याद में रख लेते हैं कि नारायण गुरु भारत के केरल प्रांत के एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता थे। केरल के जातिग्रस्त समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ काम उन्होंने किया। शिक्षा और समानता को बढ़ावा दिया। एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का संदेश उन्होंने दिया था। अब नारायण गुरु को केरल के सबसे प्रमुख समाज सुधारकों में से एक माना जाता है। तो ये सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख ले। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने। करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नारा है। सो की पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। तो करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। डू और डाई का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अब यह नारा जो है उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगाया था। करो या मरो का जो नारा है वो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय लगाया था। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि करो या मरो का जो नारा है वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का नारा संबंधित है। तो महात्मा गांधी ने यह जो नारा है वो 1942 में मुंबई में दिए गए अपने एक भाषण में दिया था, करो या मरो का नारा। करो या मरो का मतलब था कि या तो आज़ादी के लिए कुछ करो या तो फिर मर जाओ, बिना आज़ादी के कुछ किए, इसलिए उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? सो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे हमारे भारत देश के पहले कानून मंत्री। सो की पॉइंट याद में रख लेते हैं कि भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ ली थी। कब ली थी? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। अब संविधान सभा के प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष भी थे और मसौदा समिति के वो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो वो हुआ था 1857 में। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। सो की पॉइंट को याद में रख लेते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह था। भारत का जो पहला स्वतंत्र संग्राम था वो था 1857 का विद्रोह। अब 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा सशस्त्र विद्रोह था।
ये जो था 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। इसे सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह और वी.डी. सावरकर द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में दिया गया है, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 4 वेद है टोटल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद में से सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। सो अब की पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल के 64वें सूक्त के 10वें श्लोक में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जहाँ इसके मूल रूप ततः सर्वतेर्न्य भर्गो देवस्व धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात् का वर्णन है। यह गायत्री मंत्र है। अब गायत्री मंत्र जो है वो महर्षि विश्वामित्र ने रचा है। गायत्री मंत्र जो है वो महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचा गया है। गायत्री मंत्र का मुख्य देवता सूर्य देव, जिन्हें सविता भी कहते हैं। गायत्री मंत्र का जो मुख्य देवता है वो है सूर्य देव। अब यह मंत्र गायत्री देवी और ब्रह्मा को भी समर्पित है, जो गायत्री मंत्र है, और इसे सविता मंत्र भी कहा जाता है गायत्री मंत्र को। तो ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अब की पॉइंट पे याद में रख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर और अपने गुरु चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी था, की सहायता से उन्होंने इस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। सो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ था, जो कि आज का बिहार और बंगाल है। तो ये तीनों पॉइंट को गाइज अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है सन 1919 में लागू किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो की पॉइंट पे बात करते हैं तो हमें और भी इंफॉर्मेशन इसका मिल जाएगा। तो रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट को सर सिडनी रॉलेट, जिसका नाम था सर सिडनी रॉलेट, की अध्यक्षता वाली सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। यानी रॉलेट एक्ट की जो सिफारिश है वो किया था सर सिडनी रॉलेट ने। उनकी अध्यक्षता में एक सिफारिश भेजी गई थी ब्रिटिश सरकार को, जिसके आधार पर उन्होंने इस एक्ट को पारित किया था। अब यह कानून की जो खासियत थी वो था कि सरकार को बिना वारंट के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार ये देता था। रॉलेट एक्ट का एक अजीब सा जो नियम था वो था कि सरकार को बिना वारंट के किसी भी जो संदिग्ध व्यक्ति दिखता है उसको गिरफ्तार करना और बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखना था। तो इसके कानून का ये उद्देश्य था। इस आधार पर इस कानून को भारतीय जनता द्वारा काला कानून भी कहा गया, और खासकर महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि महात्मा गांधी ने किसे काला कानून कहा था? तो वो काला कानून कहा था उन्हें रॉलेट एक्ट को। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1906 में। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी।
सो की पॉइंट पे बात करते हैं। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, बांग्लादेश में। सो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो कि अब बांग्लादेश में है। अब इसके प्रमुख संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे, जबकि आगा खान इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके जो प्रमुख संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आगा खान। अब मुस्लिम लीग को बनाने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश शासक ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करना था। मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था वो था भारत में मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। तो ये तीनों पॉइंट को याद में रख लें। अब अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। सो की पॉइंट याद में रख लेते हैं कि सरोजिनी नायडू एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। याद में रख लेना है कि ये सरोजिनी नायडू पहली महिला थी कि एक राज्य का राज्यपाल बनने वाली। तो सरोजिनी नायडू का जो जन्म है, नहीं, सरोजिनी नायडू जो थी वो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1989 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल रही। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब सरोजिनी नायडू को सबसे प्रसिद्ध उपनाम भारत कोकिला है। भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। और ये उपाधि जो है, ये उपनाम जो है भारत कोकिला, वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी जी ने भारत कोकिला कहा था, क्योंकि सरोजिनी नायडू जी की आवाज़ सुरीली थी और उन्हें कविताएं भी, वो कवित्री भी थी और वो कविताओं को अच्छे तरीके से पढ़ती थी, जिस वजह से उन्हें भारत कोकिला कहा गया। अब सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो दिन है 13 फरवरी, क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती आती है और उसी के अवसर पर हम हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी पॉइंट याद में रख लेना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अब उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसी का मतलब होता है कि भारत कोकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था सबसे पहले। सो अब की पॉइंट पे गाइस बात कर लेते हैं हम कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मुख्य रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। उन्होंने 1915 में गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया गया, जिसका संस्कृत में अर्थ है महान आत्मा। उन्होंने 1915 में गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था, जिसका अर्थ होता है महान आत्मा। अब कुछ मतों के अनुसार 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था, कुछ मतों के अनुसार। और एक मत ऐसा भी है कि 1915 में स्वामी श्रद्धानंद ने भी उन्हें यह उपाधि दी थी। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है, लेकिन ये कंफर्म है कि महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था सबसे पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1922 में। चौरी चौरा कांड जो है वो सन 1922 में हुआ था। सो अब की पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे चौरी चौरा कांड कहा जाता है। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था यह चौरी चौरा घटना। अब भारतीय प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश पुलिस चौकी में आग लगाई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस घटना में भारतीय प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश पुलिस चौकी में आग लगाई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत पर जोर देते हुए असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था।
क्वेश्चन ये भी आया था कि असहयोग आंदोलन किस कांड की वजह से स्थगित करना पड़ा, तो वो चौरी चौरा कांड की वजह से उसे स्थगित करना पड़ा, यानी कैंसिल करना पड़ा। तीनों पॉइंट याद में रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अब की पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख ले। आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। कब की थी? 7 अप्रैल 1875 के दिन मुंबई में की थी आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अब इस संगठन का मुख्य उद्देश्य वेदों के ज्ञान को फिर से स्थापित करना और भारतीय समाज में सुधार लाना था। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो वेदों के ज्ञान को फिर से स्थापित करना और भारतीय समाज में सुधार लाना था। अब है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूलशंकर तिवारी था। सो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो वो हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था सन 1931 में। सो की पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल करना, ये गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य था। अब इसे दिल्ली पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद में रख लेना है कि गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, सो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। सो की पॉइंट पे याद रख लेते हैं कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी जैन धर्म के एक प्रमुख आध्यात्मिक नेता और सुधारक थे। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के एक प्रमुख आध्यात्मिक नेता और सुधारक थे जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य और संयम के सिद्धांतों पर जोर दिया था। इनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता थे सिद्धार्थ। माता जी का नाम था त्रिशला और पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। याद में रख लेना है पॉइंट्स को। नेक्स्ट है कि हुमायूं नामा किसने लिखा, तो इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। सो की पॉइंट पे बात करते हैं कि हुमायूं नामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की थी। अब गुलबदन बेगम कौन थी, तो वो थी मुगल बादशाह बाबर की बेटी और हुमायूं की सौतीली बहन थी। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की बेटी थी और हुमायूं की सौतीली बहन थी। अब इसमें बाबर के समय से लेकर यानी हुमायूं नामा में बाबर के समय से लेकर हुमायूं के संघर्षों, राजनीतिक घटनाओं और मुगल दरबार के अंदरूनी जीवन का वर्णन है। हुमायूं नामा में संघर्ष, उनका राजनीतिक घटना और मुगल दरबार के अंदरूनी जीवन का वर्णन किया गया है हुमायूं नामा में। तो ये तीनों पॉइंट याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी, तो वो था लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। सो की पॉइंट याद में रख लेना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र में ब्रिटिश जो पुलिस अधिकारी है जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। अब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को, ये डेट याद में रख लेना है। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी।
सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था, जिसमें भगत सिंह और उनके साथी शामिल थे। लाला लाजपत राय जो थे वो साइमन कमीशन के विरोध के समय में घायल हुए थे और उनके बाद में उनकी मृत्यु हुई थी। और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या की और उनके हत्या साबित होने के बाद, यानी वह दोषी ठहराने के बाद, उन्हें फांसी दी गई। सो ये सभी पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। सो अब की पॉइंट को याद में रख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। अब वह एक गुलाम वंश से संबंधित थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रजिया सुल्तान जो थी वो गुलाम वंश से संबंधित थी। अपने पिता इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठी और एक सक्षम शासक के रूप में जानी जाती है। ये चारों पॉइंट याद में रख लेना है। रजिया सुल्तान जो थी वो पहली और एकमात्र महिला शासक थी, यानी सुल्तान थी दिल्ली की, और वह गुलाम वंश से संबंधित थी और उसने अपने पिता इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सिंहासन को संभाला था। अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ स्तंभ बनाया था। सो गाइस, की पॉइंट पे हम अब बात कर लेते हैं। सो की पॉइंट कहता है कि सारनाथ स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं, यह निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसका जो निर्माण है वो 250 ईसा पूर्व में करवाया था। सारनाथ स्तंभ और अशोक स्तंभ दोनों एक ही है। अब यह बौद्ध धर्म के प्रचार और बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था। यानी सारनाथ स्तंभ या अशोक स्तंभ बनाने का उद्देश्य ये था बौद्ध धर्म के प्रचार और बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल को चिन्हित करना। इसमें 4 सिंहों का शीर्ष, यानी 4 शेरों का सिंह है जो शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अब यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक स्तंभ जो है वो अब हमारे भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो गाइस, की पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू किया था। कब किया था? दिल्ली के पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी याद में रख लेना है। पॉइंट हमें मिल गया कि दिल्ली के पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश से संबंधित थे। अब इसके बाद उनके उत्तराधिकारी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो उनके उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का जो पूरा निर्माण है फिर इल्तुतमिश ने करवाया था। अब कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। यह एक विजय मीनार के रूप में बनाई गई थी जिसमें कुरान की आयतें खुदी हुई है। कुतुब मीनार जो है एक विजय मीनार के रूप में बनाई गई थी और इसमें कुरान की आयतें खुदी हुई है। सो ये सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइज, हमने इतिहास पर, हिस्ट्री पर आधारित ऐसे इंपॉर्टेंट जीके एमसीक्यू देखे, वो भी डिटेल में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से डिटेल में पढ़ते रहे।